फ्रेंड, माय नेम इज़ निशा। स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री में हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एशियंट हमारा जो फर्स्ट है इतिहास का पहला जो पार्ट है, जो कि हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास क्या है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना ज्ञात है, जिसमें महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश या तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम यूनानियों ने, जो यूनानी थे, उन्होंने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो जो हमारा यूनानी के लोग थे, उन्होंने हमारे भारत को इंडिया का नाम दिया, और जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने, जो मध्यकालीन के मुस्लिम इतिहासकारों ने, उन्होंने हिंद तथा हिंदुस्तान का नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन को सुविधाओं के लिए 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारत। हमारे जो भारत अध्ययन है उसको 3 भागों में। सबसे पहले है प्राचीन अध्ययन और उसके बाद है महाकालीन आधुनिक अध्ययन। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त की गई है। जो प्राचीन भारत है उसमें क्या है, हमारे भारतीय इतिहासों के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों में प्राप्त गई है। सबसे पहले धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण, पुरातत्व संबंधी सक्षम। धर्म ग्रंथ तथा ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भाई धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ था, उसमें सबसे पहले क्या था, हमारे महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। धर्म ग्रंथ और जिनके संकलन के कृष्ण देव्या और देव, इसमें 4 वेद की बात की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, ये ऋग्वेद क्रमशः ज्ञान के संग्रह से ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 120 10 मंडल और 208 रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें से इनमें से 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सरस्वती को समृद्धि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोमनाथ का उल्लेख है। इसके 9वें मतलब ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोमनाथ का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। चतुर्वेश्वर समाज की कल्पना का अधिस्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वाणिक पुरुषोत्तम है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कमर्ष, मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों में उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारियों से स्पष्ट भेद करता है। वानमतावतार के तीसरे पगों के अखनन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शत प्रथम ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट है हमारा युग्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन युजवेद कहलाता है। पाठ के लिए मंत्रों, बलि के साथ समय अनुपालन के नियमों का अंकलन युजवेद कहलाता है। इसके पाठकर्ताओं को अथर्ववेद कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही है। ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है।
समावेद। समावेद में क्या है, यह गाई जा सके वाली रचनाओं का संकलन है। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन। इसके पाठकर्ता को उद्गारक कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट है हमारा अर्थवेद, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोगों का निवारण, निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, श्रुति, पश्चात, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, सतमगा आदि विषयों के संदर्भ में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का अत्यंत इत्यादि वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। इसमें क्या होता है, जो सभा और समिति जो है वह प्रजापति की पुत्री कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद व इसके बाद वेद अर्थवेद। सबसे पुराना जो है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और अर्थवेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मृत्स्य। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में माना जाता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र माने, इनकी संख्या 18। इनमें से केवल 5 मृत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत में ही राजाओं की वशाकली पाई जाती है। पुराण है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। हमारे जो पुराण है वो 3 हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश कौन सा संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण हमारे मौर्य वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो पुरुष जो विष्णु पुराण है वो हमारा मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण हमारा आंध्र सतवाहन से, और वायु पुराण जो हमारा गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ब्राह्मण और भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य रूप सबसे प्राचीन और प्राथमिक। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो अधिकतर संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पूजा मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त बुक के विषय की जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जिन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित किया है। जैन साहित्यों का आगमन कहा जाता है। जैन धर्मों का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनका संबंध का मिलन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वो है हमारे कौटिल्य विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया था। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतंत्रिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों को सिद्ध विजय का वृत्तांत चचवनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक प्रणानी है। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी होती है। कल्याणी की गर्गी संहिता
कात्यायन की गर्गी साहित्य एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुल्क के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य शुल्कों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जातियाँ जो हमारे यहाँ पे विदेशी यात्री आए थे उनसे मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ हैं। यूनानी रोमन लेखन, जो सबसे पहला है हमारा यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी से जो आए थे वो थे टेसियस। यह ईरान का एक राजवैद्य था। ये जो यूनानी से आया था टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब टेटिस ने कुछ इस तरह की बातें कही हैं, कहानी लिखी जो अविश्वसनीय अनट्रस्टेबल है। फिर आए थे हेरोडोटस थे। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरोकिया, हेरोडोटस ने लिखी थी हिस्टोरोकिया में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है। ये जो भारत और फ्रांस का संबंध होगा उससे रिलेटेड उसने बात कही है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति व अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में नियाकरस, आर्नेटिकरस और ऑस्ट्रोबियन के विवरण अधिक प्रमाणिक तथा विश्वसनीय हैं। मैग्नस्थी या सेलुलस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैग्नस्थी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका, कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य युगीन सम्राट संस्कृत के विषय में लिखा है। डाइमेकस क्या है? ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो डाइकेमस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। इसका डाइमेकस। फिर आया था डायोनिसियस मिस्र नरेश, मिस्र से आया था। ये सीरियन से आया था। नरेश टामिन फिलिपींस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। पिलिसने इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी की है। यह लेखक करीब 80,000 ईस्वी हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। फिर चीनी, पहले यूनानी अब चीनी लेखक कौन आए थे भाई? चीनी लेखक में से सबसे पहले आया था फाहियान जो आया था चीनी था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के फाहियान ने एक तो फाहियान चीन से आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। उसने अपनी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसमें मध्य प्रदेश की जनता सुखी और समृद्ध बताया था। संयुगन 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा में संयुगन ने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एक तर्क की। तो उसने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। हुए सांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्यूंग सांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर, भारत में 15 मतलब ह्यूंग सांग 15 साल तक रुका, ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्रह्मण प्रतत सीयूकी नामक से प्रसिद्ध है। जिसमें 138 देशों का विवरण मिला है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था।
मतलब जो होंगसांग था ये हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। ये 15 साल तक यहाँ रुका। ये बिहार के नालंदा जिले और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। इसने बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी एकत्रित की और जो कि यू के नाम से प्रसिद्ध है। उसने 38 देशों का विवरण लिखा है। हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में उसने वर्णन किया और सिद्ध जो था राजसूरता, यह उसने अपने बारे में लिखा। हुनसुंग के अध्ययन समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अच्छा, हुनसोंग के जब आया था तब जो कुलपति आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के। इतिसोंग क्या, ये 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इतिसोंग जो है भारत आया था 7वीं शताब्दी में। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने भारत का समय का वर्णन किया है। फिर आए अरबी। पहले आया था यूनानी, फिर आया चीनी, अब आए अरबी लेखक। अरबी लेखक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अल-बुरीन आया था। यह मोहम्मद गजनी के टाइम पे आया था। अल-बुरीन जो है मोहम्मद गजनी के टाइम पे आया था और उसने अल-बुरीन जो मोहम्मद गजनी के टाइम पे आया था उसने किताबे उल हिंद और तकदीन भारत की खोज इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज धर्म राजनीति अति सुंदर प्रकाश डाला है। अन्य लेखक सबसे पहले आए यूनानी, फिर आए क्या कहते हैं चीनी, ठीक है, फिर आए अरबी लेखक जो कि अल-बुरीनी, फिर आए अन्य लेखक। तारानाथ एक तिब्बत लेखक थे। इसने कजिरुंग, अन्य तारानाथ भी एक था तिब्बती लेखक था। इसने कयुंग नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र और नासस्य के नाम से मिलते हैं। वो जो एशिया माइनर वैदिक जो हमारे वैदिक देवता है मित्र, वरुण, इंद्र और नासक अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो भागवत धर्म है उसको विकसित होने का प्रमाण मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हिलोडोरस के बेसनगर गरुड़ मध्य स्थित सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा स्तंभ में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षा का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहोग गोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन शासक भानुगुप्ता से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण अभिलेखन। हाथी गुम्फा अभिलेखन कलिंग राज खोखले शासक के टाइम होता। जूनागढ़ हाथी गुफा अभिलेखन कलिंग राज जूनागढ़ गिरनार अभी रुद्रदामन है। नासिक अभिलेखन गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेखन समुद्रगुप्त। एहलोल अभिलेखन पुलकेशियन II। मंदसौर अभिलेखन मालवा नरेश यशवर्धन। ग्वालियर अभिलेखन प्रतिहार नरेश भोजनम। भत्ती जूनागढ़ में स्कंदगुप्ता। देवपाड़ा अभिलेखन बंगाल शासक विजयसेन। रेशम बुनकर की श्रेणी को जानकारी मंदसौर अभिलेखन से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवप्राणी पुरस्थल बुर्ज होम से गतावर्त गड्ढा घर का साय मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कर्पणा कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यव शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से
उनके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। अरिखमेंडू पौंडीचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिखमेंडू निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं।